रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर एक इस तरह का नाम है जो दार्शनिक भी है, कवि भी है, शिक्षाविद भी है और समूची मानवता को दिशा देने वाला भी है। आज हम रवींद्रनाथ टैगोर जी पर विचार करेंगे। इनका जीवन इस तरह का था जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि केवल विद्यालयी शिक्षा या केवल किताबी शिक्षा ही ज्ञान का प्रमुख अवलंब नहीं है। अन्य स्रोतों से भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है और यह सब हमें देखने को मिलता है इनके जीवन में। इसलिए पहले हम इनके जीवन परिचय पर विचार करेंगे और फिर जीवन दर्शन से होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं इनके जीवन परिचय पर। इनका जन्म एक समृद्ध, सुसंस्कृत तथा प्रतिष्ठित परिवार में 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। इनके पिताश्री देवेंद्रनाथ टैगोर विद्वान, धर्मनिष्ठ, कलाप्रेमी, समाज सेवक, राष्ट्रभक्त व सज्जन प्रकृति के थे। सादा जीवन और उच्च विचार परिवार की पहचान थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में हुई। यहाँ पढ़ाई में मन न लगने के कारण इन्हें हटा लिया गया और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश दिलाया गया, जिसमें ये ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था के संपर्क में आए और इन्हें कई कटु अनुभव हुए, जिससे शिक्षा में सुधार का भाव इनके मानस में जागृत हुआ। आप देखिए कि शिक्षा में सुधार की जो व्यवस्था थी वो इनके मानस में वह बीज बचपन में ही पड़ गया था कि आगे चल कर के हमें चेंजेस लाने हैं शिक्षा में, और इसीलिए इन्होंने उसी कार्य को उसी समय जो बीज रूप में ग्रहण किया, बाद में उसको करके दिखाया। विद्यालय ये नाम मात्र को गए। समृद्ध पिता ने अध्ययन की संपूर्ण व्यवस्था घर पर ही कर दी। इन्हें घर पर बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत व चित्रकला आदि की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। पृथक विषय के अध्ययनार्थ पृथक अध्यापक की व्यवस्था की गई। 1878 में उच्च शिक्षार्थ ये इंग्लैंड गए। रुचि अनुसार व्यवस्था न हो पाने के कारण 1880 में वापस स्वदेश लौट आए। 1881 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने हेतु ये पुनः इंग्लैंड गए, लेकिन विचार परिवर्तन के कारण पुनः भारत लौट आए। सन 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना बोलपुर के निकट की, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विश्व विख्यात है। 1910 में इनका महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ गीतांजलि प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा किसी भारतीय को प्रथम बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसकी संपूर्ण राशि इन्होंने शांति निकेतन को भेंट कर दी। 1915 में इन्हें डीलिट की मानक उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने प्रदान की। मानद उपाधियां इन्हें और भी कई जगह से देने के लिए प्रस्ताव किया गया था। तत्कालीन भारत सरकार ने इन्हें नाइटहुड यानी सर की उपाधि सम्मानार्थ दी। इस उपाधि को इन्होंने अंग्रेजों की कुटिल नीतियों के विरोध में त्याग दिया। उसी समय वो घटना हुई थी वहाँ पर जलियांवाला बाग वाली, और इस सब के विरोध में इन्होंने अपना ये सम्मान वापस कर दिया था। और इन्होंने गांधी जी द्वारा गुरुदेव की उपाधि से नवाजा गया। गुरुदेव ने देश को गौरवान्वित करते हुए जीवन पर्यंत कार्य किया। 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव ने महाप्रयाण किया और इस प्रकार परम यशस्वी साहित्यकार, संगीतकार, कला और शिक्षा का सूर्य अस्ताचलगामी हो गया। ये गुरुवर हमसे विदा ले गए। आइए अब विचार करते हैं इनके जीवन दर्शन पर, फिलॉसफी ऑफ लाइफ पर। रवींद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर इनके सुसंस्कृत परिवार की धार्मिकता का गहन प्रभाव परिलक्षित होता है। सादा जीवन और उच्च विचार की पृष्ठभूमि में गठित इनके जीवन दर्शन को इस प्रकार क्रम दे सकते हैं। पहली बात, ईश्वर की निराकार और साकार दोनों सत्ताओं में विश्वास। ये ईश्वर के दोनों स्वरूपों को मानते थे। ये असल में मुख्य बात यह थी कि ये श्रमिक के पसीने में ईश्वर को देखते थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सेक्रीफाइस में लिखा कि गॉड कैन नॉट फाइंड इन 4 वॉल्स ऑफ टेम्पल। 4 दीवारों के बीच में वो प्राप्त नहीं हो सकता है, बल्कि वह उन श्रमकणों में मिलेगा जो मजदूर परिश्रम कर रहे हैं वहाँ पर।
तो आप ये देखिए बड़ी यथार्थता से युक्त था, कर्मकांड के विरोधी थे। दूसरी बात, ये इन्होंने स्वीकार किया अद्वैतवाद, द्वैत नहीं है कोई। और यह एक बहुत ही इस तरह का भाव था जो कि विद्वज्जनों के बीच आज भी विचार का प्रमुख बिंदु है। तीसरी बात, सर्वोच्च मानव के रूप में ईश्वर की स्वीकारोक्ति। ये कहते हैं कि सुप्रीम मैन है आप, जो है कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो कि बहुत अधिक रहस्य में लिपटी हुई है, बल्कि वो सुप्रीम मैन है। और इसी वजह से उस रूप में ये ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को समर्थन। जब हम पाश्चात्य जगत के दर्शन आदर्शवाद की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम इन्हीं भावों से सत्यम शिवम सुंदरम से सब कुछ निकालते हैं। यहाँ पर गुरुवर ने भी सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों का पूरी तरह से समर्थन किया। पांचवां बिंदु, ईश्वर की अभिव्यक्ति ही है सृष्टि। ये कह रहे थे कोई अलग नहीं है, जो सृष्टि है वह ईश्वर है, जो ईश्वर है वह सृष्टि है। और ये सारा का सारा जो हम विस्तार देख रहे हैं यह उस सुप्रीम मैन की पावर की वजह से है। छठा बिंदु, मानव मानव में समानता के पोषक। ये जो भिन्नता है, ये जो अलगाव का भाव आता है, ये जो ऊंच नीच का भाव आता है, ये जो अस्पृश्यता का भाव आता है, जो आदमी आदमी के बीच दूरी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, इन सब का इन्होंने खुल करके विरोध किया। और ये कहा कि जब ईश्वर ने सभी को मानव बनाया है तो मानवों में एक शुद्ध चेतना है और चेतना सभी में है, इसलिए सब समान है। मानव मानव में कोई किसी तरह का विरोध नहीं है, कोई असमानता नहीं है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। उच्च कोटि के दार्शनिक व समाज सुधारक, इनका दर्शन कहीं भी मिथ्याभावी नहीं था, जीवन से भागने वाला नहीं था, बल्कि समाज को सुधारने की चेष्टा ये निरंतर करते रहे कि ये परिवर्तन हो जाए और इससे समाज में प्रगति आएगी। ये चाहते थे कि हम अपने आप को इस संपूर्ण सृष्टि का एक विशिष्ट कारक के रूप में स्वीकार करें और मेल से रहते हुए, सद्भाव से रहते हुए आगे की ओर बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रखर राष्ट्रवादी। ये कहते हैं कि व्यक्ति में जब राष्ट्रवादिता की भावना होगी तब विचार उसके अपने आप उन्नत हो जाएंगे और ये उन्नयन अंततः उसको अंतर्राष्ट्रीयता की ओर बढ़ा देगा। और इस तरह से जो भारतीय भावना थी कि सबका विकास या सबका उद्भव, सबकी प्रगति, विश्व बंधुत्व की भाव, इस सब की ओर बढ़ने वाले कदम इनके इस प्रखर राष्ट्रवादी वाले गुण से ही शुरू होते हैं। नेक्स्ट, आत्मिक बल के उत्कर्ष हेतु सम्मान व स्वतंत्रता के पोषक। जब सम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी ऐसी स्थिति में स्वतंत्र चिंतन हो पाएगा और आत्मबल बढ़ेगा, इस बात को स्वीकार करते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 10वां बिंदु है छुआछूत व निर्धनता पर कुठाराघात। ये कहते हैं अस्पृश्यता कम से कम आज की विषय वस्तु नहीं है और इसलिए इन्होंने जम करके अपने लेखों में, अपनी बातों में, अपने विचारों में इस पर कुठाराघात किया है कि कम से कम इस अस्पृश्यता से हम अपने आप को दूर कर लें। नेक्स्ट बिंदु, प्रकृति और मानव की एकता पर बल। प्रकृति और मानव का विकास, इनमें जो संबंध है वह इस तरह का है कि एक की प्रगति के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है और अगर हम उसके ह्रास का चिंतन करेंगे, उसके ह्रास के संबंध में कुछ सोचेंगे तो ऐसी स्थिति में मानव की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति और मानव में एकता होनी चाहिए, दोनों ही एक दूसरे के पोषक के रूप में काम करें। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च कोटि के मानवतावादी। ये उच्च कोटि के मानवतावादी थे और ये कहते थे ऐसा हर कृत्य होना चाहिए जिससे कि मानव मानव के बीच विश्वास बढ़े, मानव की प्रगति हो, उसकी सोच में प्रगति हो, विस्तार पाए उसका मानस। ऐसे हर चीज़ का समर्थन उन्होंने किया। और आइए अब विचार करते हैं शिक्षा दर्शन और इसके आधारभूत सिद्धांत, एजुकेशनल फिलॉसफी एंड इट बेसिक प्रिंसिपल्स। टैगोर ने शिक्षा को एक ऐसे साधन के रूप में स्वीकार किया जो मानव मात्र को उत्थित करके उसमें परस्पर प्रेम, मेल, सद्भावना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर सके। वे बालकों को राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, वास्तविक जीवन से परिचय कराते हुए विस्तृत दृष्टिकोण से युक्त करना चाहते थे। प्रकृति
और मानव के अटूट प्रेमपूर्ण रिश्ते बने व सामाजिक संबंधों का ताना बाना मजबूत हो, यह भी चाहते थे गुरुवर। क्योंकि अंततः जो भारतीय व्यवस्था थी वह इनके मस्तिष्क में कहीं गहरे पैठ बना चुकी थी। जिस तरह से भारत मानस स्वीकार करता है, भारतीय दर्शन स्वीकार करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो आप देखिए इनके चिंतन में यह बड़ा स्पष्ट दृष्टिगत होता है कि इन्होंने इस भाव को कहीं अपने मन में गहरे बैठा लिया था। और सुनील चंद्र सरकार ने ठीक ही लिखा इनके बारे में कि he discovered for himself all the theories and principles of education which he was later to formulate for himself and use in his शांतिनिकेतन experiment। उन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं ही की जिनका प्रतिपादन उन्हें आगे चलकर अपने लिए ही करना था तथा जिन्हें शांतिनिकेतन में व्यावहारिक रूप देना था। आप देखिए कि केवल हवाई बातें नहीं थीं, जो कुछ उनको करना था उसे ही उन्होंने सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया और उसको ही बताया और फिर करके भी दिखा दिया अपने शांति निकेतन में। इनके दर्शन, शिक्षा संबंधी विचारों, व्यवहारों व पाश्चात्य ज्ञान के घालमेल में इनके शिक्षा दर्शन के निम्न आधारभूत सिद्धांत सहज दृष्टिगत होते हैं। कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं, आइए इस पर हम विचार करते हैं। तो पहला बिंदु दिया है कि भारत की आत्मा को आधुनिक भारत की आत्मा में प्रतिस्थापित करने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। यानी कि हम भूले नहीं पिछले को। अगर हमने कुछ खोज लिया है तो उसको मूल आधार मानते हुए और उस पर हमें अपना सारा कुछ अवलंबित करना चाहिए। इसलिए भारत की मूल आत्मा को सुरक्षित रखना है, यहाँ की संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना है, यहाँ की व्यवस्थाओं को स्वीकार करना है और उसके आधार पर अपनी प्रगति के रास्ते, प्रगति के सोपान तय करने हैं। दूसरी बात, सजीव व गतिशील होना शिक्षा की प्रमुख विशेषता होनी चाहिए। आप समझिए, अगर उसमें सजीवता का गुण नहीं होगा, उसमें गतिशीलता का गुण नहीं होगा, तो ऐसी शिक्षा तो मृत शिक्षा हो जाएगी। इसलिए शिक्षा की प्रमुख विशेषता यही है कि वह सजीव हो और गतिशील हो और इसका अध्यापक को विशेष रूप से ख्याल रखना है। तीसरी बात, शिक्षा का सामुदायिक जीवन से अटूट संबंध होना चाहिए। उन्होंने लिखा भी कि नेक्स्ट टू नेचर द चाइल्ड शुड बी ब्रॉट इनटू टच विद द स्ट्रीम ऑफ सोशल बिहेवियर। प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। अब देखिए, जिन दो चीज़ों पर वो सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, दोनों ही बातें इसमें आ गई हैं कि प्रकृति और दूसरी बात सामाजिक व्यवहार। जब हम प्रकृति के साथ प्रेम करने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में कृतज्ञता ज्ञापन का एक विशिष्ट भाव हमारे मन में उद्भवित होगा और उसका परिणाम ये होगा कि हम समाज के सारे सदस्यों के साथ उस तरह की कृतज्ञता को ज्ञापित करेंगे और उसका परिणाम ये होगा कि सामाजिक व्यवहार सुदृढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मातृभाषा ही बालक की शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। यह इन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो उस बालक के घर की भाषा होती है उसमें वो किसी भी भाव को सहज स्वीकार कर लेता है, जिससे अधिगम प्रभावी हो जाएगा और वह अधिक से अधिक सीख पाएगा। बाद में आगे चल करके और भाषाओं को भी शामिल किया जाए, ऐसे इन्होंने गुरेज नहीं किया, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम हो वह मातृभाषा ही होना चाहिए, ऐसा इन्होंने अवश्य कहा। नेक्स्ट, रहस्यवाद को यथार्थ पर अवलंबित होना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनके विचारों में, इनके लेखों में अगर आप देखें तो वहाँ पर रहस्यवाद के दर्शन होते हैं, लेकिन वह रहस्यवाद पलायनवादी नहीं होता, वह केवल परिकथा नहीं होता, वह यथार्थ पर अवलंबित होता है। तो इन्होंने कहा अगर मान लीजिए कोई चीज़ रहस्य में लिपटी हुई है भी तो वो अवलंबित यथार्थ पर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। बोले कि ये जो आजकल के विद्यालयों की दीवारें हैं जो कि मुर्दे की आंखों के मानंद बच्चों को घूरती रहती हैं, ये एक नीरस वातावरण पैदा करती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अगले बिंदु के रूप में स्वशासन व सामाजिक सहचर्य की भावना की जानी चाहिए, विकसित की जानी चाहिए। स्वशासन, ऐसा नहीं थोपा हुआ अनुशासन नहीं, स्वशासन, अपने ऊपर अपना शासन। हम अपनी दिनचर्या किस तरह से व्यवस्थित करें, किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करें और किस तरह से समाज के लोगों के साथ सहयोग करें,
जिससे एक सामाजिक साहचर्य की भावना विकसित हो जाए, और इसका प्रयास शिक्षा के माध्यम से अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, संगीत, चित्रकला, अभिनय, स्वाभाविक स्वच्छंदता का विकास किया जाना चाहिए। अंकुश न लगाए जाए और निरंकुश भी न छोड़ा जाए। स्वाभाविक रूप से जो सहज प्रकृति होती है मानव की, उसके विकास में सहयोग हो, इस तरह का वातावरण बनाया जाए। और यहाँ पर यह प्रकृतिवादियों के बहुत करीब लगते हैं। संगीत का, चित्रकला का, अभिनय का और स्वाभाविक स्वच्छंदता का साथ देते हुए खड़े हुए हैं गुरुदेव इन सारे विचारों के साथ। मानवतावाद का पोषण जीवन के हर स्तर पर होना चाहिए। कोई भी बात हमारी मानवतावाद के खिलाफ न जाए। इस बात का सारे के सारे विज्ञ पुरुष, सारे के सारे अध्यापक, सारे जो भी शिक्षाविद हैं, वह इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सारी बातें, सारे विचार, सारी व्यवस्था वह मानवतावाद का पोषण करने वाली होनी चाहिए। अगला बिंदु, भारतीय सांस्कृतिक विरासत आधारित सामाजिक व्यवहार सिखाया जाना चाहिए। सामाजिक व्यवहार कैसा हो? जो कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हो। इसलिए भारत की संस्कृति की महत्ता को इन्होंने स्वीकार किया। ये सारा का सारा जो लबोलुआब है, जो भी सार है इनका, उसमें यह है कि कहीं उसकी नींव भारतीय संस्कृति ही है। तो भारतीय संस्कृति से अच्छी तरह से परिचय हो, उस विरासत को हम स्वीकार करें और उसके आधार पर हम सामाजिक व्यवहार सिखाएं, तो एक जो विशिष्ट स्थिति बनेगी जिससे कि भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो पाएगा। वह स्थिति बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आधार भारतीय संस्कृति ही होना चाहिए। भारत के मौलिक चिंतन व विशुद्ध भारतीय सत्ता से परिचय अवश्य कराया जाना चाहिए। मौलिक चिंतन, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम पाश्चात्य को ओढ़े बिछाए नहीं। आज के हिसाब से, हिंदुस्तान के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से, यहाँ की स्थिति के हिसाब से क्या चीज़ आवश्यक है, उस तरह का चिंतन हम करें। और उसका परिणाम ये होगा कि हमारी जो समस्या के समाधान की व्यवस्थाएं हैं वह भी यहाँ के अनुरूप ही होंगी। और इन्होंने ये करके दिखाया अपने शांति निकेतन में, मौलिक चिंतन किया और उसको जो है फिर एक्टिवेट किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे सन 1951 तक शांति निकेतन जो है वो विश्व भारती के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में और केंद्रीय व्यवस्था से इसको प्राप्त हो गया सम्मान, और यह स्थापित हो गया 1951 में विश्वविद्यालय के रूप में। अगले बिंदु, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण सर्वांगीण विकास बालक की जन्मजात शक्तियों के आधार पर किया जाना चाहिए। हम उसे दिशा देने का प्रयास न करें। हर बालक में एक विशिष्ट शक्ति होती है, उस शक्ति को पहचानना है और उस शक्ति का साथ देना है, और ऐसा साथ देना है जिससे बालक और हमारे बीच सामंजस्य स्थापित हो जाए और बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, उसका व्यक्तित्व पुष्ट हो सके और आगे बढ़ सके। सामाजिक मूल्यों व भारतीय दर्शन को शैक्षिक पाठ्यक्रम में लिया जाना चाहिए। जो भारतीय सामाजिक मूल्य हैं, अगर मान लीजिए परिवर्तित समय के साथ मूल्यों में परिवर्तन हुआ है और वह भारतीय दर्शन का हिस्सा हैं, ऐसी स्थिति में उसके विकास के लिए उसको शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिया जाना चाहिए। इस बात की महत्ता को स्वीकार करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। पाठ्यक्रम अवलंबित ज्ञान हेतु बालक को बाध्य न किया जाए, बल्कि प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्ति के अवसर प्रदान किए जाएं। केवल किताबी ज्ञान रटवाने पर ज़्यादा जोर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई चीज़ें भ्रमण के द्वारा सीखी जा सकती हैं, कोई चीज़ें करके सीखी जा सकती हैं और बालक का मन मानस उस ओर लगता है, तो ऐसी स्थिति में उस ओर उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। सारा का सारा जोर रटने की शक्ति पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज हम देखते हैं कि कई परीक्षाएं केवल रटने की शक्ति की परीक्षाएं लेती हैं, कई व्यवस्थाएं, तो वो बहुत उचित नहीं है। और इसीलिए आज भी अगर हम तुलना करना चाहें तो हम देखें जो गुरुकुलों में व्यवस्था है, जो अन्य जगह व्यवस्था है, और जो केवल किताबी ज्ञान को रटने की व्यवस्था है, उससे दोनों से जो विद्यार्थी निकल करके आ रहे हैं उनकी शक्ति में अंतर है। इसीलिए इन्होंने बहुत पहले उस काल में इस बात को बता दिया कि पाठ्यक्रम अवलंबित ज्ञान है तो बालक को बाध्य न किया जाए, बल्कि प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्ति के अवसर प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट, सृजनात्मक शक्तियों के विकास हेतु आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाएं। बच्चा अपने आप को प्रेजेंट तो कर सके, वो चाह क्या रहा है। और जब हम इसको समर्थन देना शुरू करेंगे, बच्चे की आत्म अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराएंगे, तो आप मान लीजिए कि उसकी सर्जना शक्ति में ऐसा विकास होगा जो कि जिसे हम अद्भुत कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
प्राथमिक पाठशालाओं को आवश्यकता अनुसार विकसित किया जाए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही अवलंब है। अगर अक्षर ज्ञान नहीं होगा, शब्द ज्ञान नहीं होगा, पढ़ने की शक्ति का विकास नहीं होगा, तो बाकी सारा का सारा ज्ञान जो है वो धरा रह जाएगा, उससे हम जोड़ नहीं पाएंगे विद्यार्थी को। इसलिए प्राथमिक पाठशालाओं को आवश्यकता अनुसार विकसित करना ही होगा। नेक्स्ट, विश्व नागरिकता के भाव का पोषण किया जाए। जब इतना बड़ा दृष्टिकोण हम उसके सामने रख देंगे कि वो संपूर्ण विश्व का एक विशिष्ट नागरिक है, तो दायित्व फिर वो उसी हिसाब से उसके हो जाएंगे। और जब वो उस तरह के दायित्व के बारे में सोचेगा, तब उसका चिंतन विशिष्ट हो जाएगा और महत्ता से युक्त हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा उसका दृष्टिकोण। इसलिए विश्व नागरिकता के भाव का पोषण अवश्य किया जाना चाहिए। आइए अब विचार करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी शिक्षा के कौन से उद्देश्य निर्धारित करते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन उनके द्वारा जो दिए गए हैं, उन्हें हम किस तरह से उन पर विचार कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य समरसता के भाव के उन्नयन को मानते हैं। उन्होंने कहा भी है, आप देखिए, ठीक है, उन्हीं के शब्द हैं, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स आवर लाइफ इन हार्मोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही सरल, सादे और सीधे शब्दों में उन्होंने कह दिए। गुरुदेव के मनोभावों को इनके द्वारा प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों से समझ सकते हैं, जिन्हें बिंदुवार इस प्रकार क्रम दे सकते हैं। पहली बात, शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ये मानते थे कि बच्चे की इंद्रियों का विकास होना चाहिए, बच्चे सशक्त होना चाहिए। अगर वो कमज़ोर होंगे तो ऐसी स्थिति में वो अधिगम के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए बच्चा अगर खेलना चाह रहा है, पेड़ पर चढ़ना चाह रहा है, विभिन्न क्रियाएं करना चाह रहा है, तो उसे करने देना चाहिए। और इस सारी व्यवस्था में कहीं ये प्रकृतिवादियों के बहुत करीब लगते हैं। दूसरी बात, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास, स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट। ये कहना है अध्यात्म हर चीज़ का आधार है, और अध्यात्म से जुड़ी हुई कथाएं इस तरह की हैं जिससे कि हम ऐसे व्यक्तित्वों के संपर्क में आते हैं जिनसे कि हमारी नैतिकता का विकास होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को अध्यात्म से परिचित कराया जाए और उसके नैतिक विकास के उन्नयन के लिए उसे उस तरह की कथाएं आदि सुनाई जाएं जिससे कि उसमें वह भाव बचपन से ही आ जाए। तीसरी बात, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बच्चे के मानस का विकास करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसा वातावरण उपलब्ध करा दें जिससे कि उसके मानस का विकास हो जाए, वह कभी भी संकीर्ण दृष्टिकोण से युक्त हो ही न पाए, और उसका बौद्धिक विकास इस तरह का हो जिससे कि हिंदुस्तान की दिशा निर्धारित हो सके। इसलिए बौद्धिक विकास पर ये बहुत जोर देते हैं, और ऐसा बौद्धिक विकास करना चाहते हैं जो कि ये नहीं कि केवल एक परिस्थिति के लायक हो जाए, बल्कि हर स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित कर सके और उस काल के अनुसार समस्या समाधान के निर्णय ले सके। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। आप देखिए, इससे पहले इस पर ये कह चुके हैं कि प्रकृति के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो समाज का है, और सामाजिक व्यवहार सीखा जाना चाहिए, सामाजिक विकास उसका होना चाहिए। और जब वह सामाजिक रूप से परिपक्व होगा, तो अगर मान लीजिए दूसरा पक्ष कोई ऐसा भी है जो कि उतना परिपक्व नहीं है, तब भी यह सामंजस्य बैठा सकता है। इसलिए सामाजिक विकास परम आवश्यक है। अगली बात इन्होंने रखी है व्यावसायिक विकास, वोकेशनल डेवलपमेंट। हम आज इसकी बात करते हैं, यह उस काल से चले आ रही है। आप समझिए, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि वोकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा कम से कम किसी एक ऐसे शिल्प में दक्ष तो हो जिससे कि वह अपनी रोटी कमा सके, और जब वह मेहनत की कमाना सीख जाएगा तो समाज में जो बहुत सारी विसंगतियां हैं, जो बहुत सारी व्याधियां आ गई हैं, जो बहुत सारे विकार आ गए हैं, वो सारे के सारे अपने आप दूर हो जाएंगे। इसलिए वोकेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सब पढ़ें और सब वोकेशनल डेवलपमेंट से अपने आप को जोड़ें, जिससे कि सब अपनी अपनी व्यवस्था कर सकें। तो चोरी चकारी और धर्मभ्रष्ट हो जाना, इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं, उन सब से पूरे समाज को दूर रखा जा सकेगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट एक्चुअली हमारी पहचान होती है, हमारी संस्कृति जो है। जब हम उससे ही अपने आप को काट लें तो ऐसी स्थिति में
बिना जड़ के पेड़ जैसी स्थिति हो जाती है। तो सांस्कृतिक अवलंबन बहुत आवश्यक है। संस्कृति से परिचय कराया जाना चाहिए और उस संस्कृति की वजह से अपनी पहचान होती है। पूरे विश्व में अगर भारत की पहचान है तो उसका कहीं एक प्रमुख आधार संस्कृति ही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीयता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रीयता की भावना का विकास बहुत आवश्यक है। आप समझिए कि हम इकाई के रूप में उतने समर्थ नहीं हैं जो कि एक सिस्टम के अंग होने के नाते उस इकाई की महत्ता को स्वीकार कर पाए कि हाँ, हमारे दायित्व हैं। जब हम इस तरह का सोचते हैं तब फिर हम राष्ट्र के विकास के बारे में सोचते हैं। जब सारी इकाइयाँ इस तरह का सोचती हैं तो राष्ट्र का उत्थान होता ही होता है, और जापान इसका सशक्त उदाहरण है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। इन्होंने एक क्रम बताया कि मानव का विकास हो, वह अपने आप को समाज से जोड़े, समाज के विकास के लिए कार्य करे, राष्ट्रीयता के विकास के लिए कार्य करे, और ये बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध तक जाए और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास हो, संपूर्ण मानवता के भले के लिए व्यक्ति कार्य करे। और इस तरह से इन्होंने जो क्रम बनाया उसमें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास भी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा हुआ। उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में यह बताना प्रासंगिक होगा कि उक्त का आधार केवल पुस्तकें नहीं हो सकती, बल्कि जानने की इच्छा अधिक महत्वपूर्ण है। आप समझिए, जानने की इच्छा को इन्होंने अधिक महत्वपूर्ण बता दिया, जिज्ञासा को अधिक महत्वपूर्ण बता दिया। आप समझिए, कबीर जैसा चिंतक जो हुआ वह किस वजह से हो पाया? किताब तो उन्होंने नहीं पढ़ी, लेकिन अपने जिज्ञासा के फलस्वरूप उन्होंने जाना बहुत कुछ और समाज को बहुत कुछ दिया। इसलिए इन्होंने भी कहा कि जानने की इच्छा अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने कहा, क्या कहा कि इन कंपैरिजन विद बुक लर्निंग, knowing the real living directly is true education. It not only promotes the acquiring of some knowledge, but develops the curiosity and faculty of knowing and learning so powerfully that no classroom teaching can match it. बहुत ही बड़ी बात कहती इन्होंने। पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। इससे कुछ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, अपितु जानने की शक्ति का इतना विकास हो जाता है जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यानों द्वारा होना असंभव है। क्लासेस में जो व्याख्यान दिए जाते हैं वह इतना विकास नहीं कर सकते जितना कि जब हम उस शक्ति का विकास कर दें जिससे कि उसमें जानने की शक्ति का विकास हो जाए। तो आप ये समझिए कि क्लासरूम की तुलना में यह उस व्यवहार को अधिक महत्ता प्रदान कर रहे हैं। आइए अब विचार करते हैं पाठ्यक्रम पर कि करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए। इन्होंने प्राकृतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास को महत्ता प्रदान की है। अपनी भाषा के साथ विश्व बंधुत्व हेतु क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या पर जोर दिया। पूर्ण मानव बनाने के लिए बालक के विकास हेतु व्यापक पाठ्यक्रम को समर्थन प्रदान किया। हालांकि कोई निश्चित योजना प्रदान नहीं की। इनके द्वारा समर्थित विषय व तत्संबंधी क्रियाएं इस प्रकार हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन्हें हम इस प्रकार क्रम दे सकते हैं। तो कौन से विषय हैं जो मानवता को पुष्ट करेंगे? इन्होंने कहा मातृभाषा, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, अंग्रेजी, साहित्य, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन आदि, ये विषय इन्होंने समाहित किए। एक्चुअली ये चाहते थे कि क्रियाएं ऐसी हों, पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु हो जो कि नीरसता से बचा दे, और ये होगा तब जबकि बच्चे की भी सहभागिता उसमें शामिल कर ली जाए। इसलिए इन्होंने क्रियाओं पर भी बल दिया। तो कौन सी क्रियाएं शामिल की है, आइए इस पर विचार करते हैं। वो आवश्यक क्रियाएं हैं कृषि, बागवानी, भ्रमण, नाटक, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रायोगिक कार्य, कला, विविध वस्तु संग्रह, मौलिक रचना आदि। आप देखते हैं कि आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जितने ज़्यादा अंग शामिल होंगे उतना अधिक प्रभावी अधिगम होगा। तो अगर हम केवल आँख का शामिल कर रहे हैं, केवल हम सुन रहे हैं, कान को कर रहे हैं, तो इसकी तुलना में अगर हम खुद भी कर रहे हैं तो ज़्यादा अंग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छा अधिगम होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इन्होंने शामिल किया खेलकूद को, समाज सेवा को, संगीत को, नृत्य को, रचना को और छात्र स्वशासन आदि। इनको इन्होंने इसमें शामिल किया पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। इस तरह से पाठ्यक्रम के 3 हिस्से करके विषय, आवश्यक क्रियाएं और पाठ्य सहगामी क्रियाएं आपको समक्ष रखा गया है। अब हम विचार करते हैं कि शिक्षण विधियां
कौन सी अपनाई जाए, किसका समर्थन करते थे टैगोर महोदय? टैगोर महोदय ने कृतज्ञता के आगोश से उद्भवित नीरस तथा बालकों को निष्क्रिय करने वाली शिक्षण पद्धतियों का विरोध किया एवं शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु निम्न विधियों का समर्थन किया। आप ये समझिए कि जो इनकी कथनी थी वही करनी थी। इन्होंने जब ये देखा कि ये जो लेक्चर मेथड है, इसके माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है इसमें कई विद्यार्थी तो नींद ले रहे हैं, वह तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक उससे ज़्यादा अच्छा अधिगम नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने ऐसी चीज़ों को ज़्यादा समर्थन किया, ऐसी शिक्षण विधियों को ज़्यादा सपोर्ट किया। हालांकि जहाँ पर उसकी आवश्यकता है वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाए, तथ्यों को रखने में, तर्कों को रखने में, बात को रखने में, विषय वस्तु को समझाने में उसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन कौन सी महत्वपूर्ण विधियाँ हैं उनको हम इस तरह से क्रम दे सकते हैं। भ्रमण के समय पढ़ाना, टीचिंग व्हाइल वॉकिंग, यानी कि हम जा रहे हैं, मान लीजिए हमें किसी को दिखाना है कि ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो अगर हम सैद्धांतिक रूप से बताएंगे तो उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम उसे दिखाएंगे और बताएंगे कि देखिए इस तरह की ये हैं और इसमें ये इस तरह का कलर है, यह सारा का सारा आपकी रसोई से बन सकता है, तो एक अलग प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भ्रमण के समय जो कुछ हम पढ़ाते हैं वह अपने आप स्थायी अधिगमत्व प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। आप समझिए जब क्वेश्चन आंसर मेथड से हम उसको करते हैं तब भी वह सशक्त हो जाता है अधिगम। तो क्वेश्चन आंसर मेथड को इन्होंने एक अगली विधि के रूप में इस्तेमाल किया। साथ ही इन्होंने वाद विवाद विधि का समर्थन किया, डिस्कशन मेथड का। आप समझिए कि डिस्कशन मेथड में जब हम मंथन करते हैं और विचारक चिंतन करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी सत्य निकल करके आता है वह मानस में, मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट विधि इन्होंने बताई कि मातृभाषा द्वारा शिक्षण, टीचिंग बाय मदर टंग। मदर टंग में अगर शिक्षण होगा तो उससे भी अधिगम ज़्यादा प्रभावी होता है, कि नहीं तो भाषा को सीखने में ही सारा समय चल जाता है। इसलिए मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात, क्रिया द्वारा शिक्षण, टीचिंग थ्रू एक्टिविटी। जब हम उस तरह की क्रिया करेंगे, आप देखिए जो 9th-10th के बच्चे हैं प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करके खुद देखते हैं, तब उन्हें फिर याद कराने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो सारा का सारा ऐसे ही सीख जाते हैं। ऐसे ही किसी कार्य को करने में, अगर मान लीजिए बालिकाएं हैं सब्जी बना रही हैं, खुद बनाएंगी, तो ऐसी स्थिति में फिर उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं होगी, वो क्रिया द्वारा उसको सीख जाएंगी। तो क्रिया द्वारा शिक्षण का इन्होंने समर्थन किया। नेक्स्ट बात करी इन्होंने कि खेल द्वारा शिक्षण, खेल खेल में सिखाया जाए, टीचिंग थ्रू प्ले, इससे भी अधिगम प्रभावी होगा। अगली बात, प्रयोग विधि द्वारा शिक्षण। ये सारी की सारी विधियां इस तरह की हैं जिसमें सीधे सीधे हमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। टीचिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट, और जब हम खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तब एक्सपेरिमेंट करने के सारे स्टेप्स क्रम से आएंगे और वो अधिगम हमें हो जाएगा। विश्लेषण व संश्लेषण विधि, एनालिटिक एंड सिंथेसिस मेथड। आप देखिए, आपने पढ़ा है थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और फिर संवाद। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि वाद और प्रतिवाद जब इन दोनों में परस्पर क्रिया होती है तो उसका परिणाम होता है विश्लेषण, उसे हम विश्लेषण कहते हैं। और उस विश्लेषण के आधार पर हम पहुंचते हैं किसी सत्य तक, उसे हम कहते हैं संश्लेषण। तो वहां तक पहुंचने की जो व्यवस्था है, यह जब इस प्रोसेस से होकर के गुजरेगी तो ज़्यादा अधिगम होगा, अच्छा अधिगम होगा, प्रभावी अधिगम होगा। नेक्स्ट कहते हैं तर्क विधि, लॉजिकल मेथड। तर्क के द्वारा हम सिद्ध कर दें कि हाँ यह बात सत्य है, इसको मानना चाहिए, यह स्वीकार्य है और यह अस्वीकार्य है। और वो कहते हैं कि स्व अनुभव द्वारा शिक्षण। अध्यापक लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया है उसमें किस बालक के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए, किस तरह से हमें अच्छे परिणाम आते हैं, यह पूरे जीवन का निचोड़ होता है अध्यापक का। इसलिए स्व अनुभव के द्वारा जो शिक्षण होता है वह भी प्रभावी होगा और उसको शिक्षण विधियों में शामिल किया ही जाना चाहिए। अब विचार करते हैं कि शिक्षक किस प्रकार का हो, किस तरह के शिक्षक के होने की कामना करते थे गुरुदेव। शिक्षक यानी कि टीचर। टैगोर को परंपरावादी कहा जाता है। वे अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं और कहते हैं कि, आप देखिए छोटी सी बात है कितनी महत्वपूर्ण है, मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है। इसका मतलब कि अध्यापक परम आवश्यक है। जैसे प्रकृतवादी कहते थे कि रोल पर्दे के पीछे है, ऐसा नहीं कहा इन्होंने, इनकी अपना मौलिक चिंतन है। ये कह रहे हैं कि मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है।
इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अधिगम के स्थानांतरण में अध्यापक की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। वे अध्यापक के कार्य निर्धारण इस प्रकार करते हैं। पहली बात, बालक को स्व अनुभव से सीखने हेतु उचित वातावरण का निर्माण करना। ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि खुद के अनुभव से बच्चा सीख सके। दूसरी बात, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, कहीं उसकी मौलिकता नष्ट न हो जाए। और जब हम इसका ध्यान रखेंगे तब फिर सृजन शक्ति का विकास स्वयं में होगा। उसका हमें विशेष रूप से आदर करना है और उसका ध्यान रखना है। तीसरी बात, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अवबोध विकसित करना। उसे ये बताना कि आपका विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा और इन सबसे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध विकसित होगा कि हाँ, हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हम क्रिएटिव कार्य करें, हम ऐसा कार्य करें जिससे कि समूचा विश्व उससे लाभान्वित हो, और इस दृष्टिकोण का विकास करना है। अगली बात, शिक्षक प्रशिक्षण की महत्ता समझ मानस में गरिमापूर्ण स्थान देना। आज तो स्थिति बहुत खराब हो गई, लेकिन उन्होंने भी उस समय से ही इस बात के लिए हमें सचेत करना प्रारंभ किया कि शिक्षक प्रशिक्षण को सामान्य न समझाया है, यह महत्वपूर्ण है। आज भी माइक्रो टीचिंग के तमाम स्किल्स को जब हम समायोजित करके और मैक्रो टीचिंग करवाते हैं, तो जब माइक्रो ही समझ में नहीं आएगी तो मैक्रो क्या समझ में आएगी। इसीलिए उन्होंने उस समय ही हमें सचेत कर दिया कि इसकी महत्ता को स्वीकार किया जाए और मानस में गरिमापूर्ण स्थान दिया जाए, क्योंकि आगे चल करके ये बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए अवलंब बनेगी। इसलिए अध्यापक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, वह वही हो सकता है जो कि उस तरह का अवबोध रखे, जो उस तरह की भावना को रखे। अगली बात, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण। आज की क्लास की जो सबसे बड़ी कमी है वो यही कि सबके साथ एक जैसा बिहेव किया जाता है। ये उचित नहीं है। अध्यापक कुछ समय में इस बात को महसूस कर लेता है कि किस विद्यार्थी को किस तरह से ज्ञान दिया जा सकता है, शिक्षा से जोड़ा जा सकता है, तो उसी तरह से उसको बांट करके थोड़ा सा पेन लेकर के कार्य करना चाहिए। ऐसा रविन्द्रनाथ जी ने उस काल में कहा। अगली बात, स्वयं के आचरण व नैतिक बोध द्वारा आदर्श स्थापित करना। आदर्श स्थापित करने के लिए केवल दूसरे का नहीं बताना है, बल्कि खुद का ऐसा आचरण करके दिखाना है जिससे कि विद्यार्थी उसका अनुकरण करे और उसमें एक सौंदर्य बोध, एक नैतिकता के प्रति सौंदर्य का जागरण हो जाए कि हाँ, हमें भी इस तरह का व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हमारे गुरु जी कर रहे हैं। तो स्वयं के आचरण का आदर्श रखना है। अगली बात, सहानुभूति व प्रेमपूर्ण व्यवहार। बच्चे के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना है, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है, क्योंकि बच्चा सीखने आया हुआ है और ऐसी स्थिति में हम उस स्थिति से गुजर चुके हैं। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ हमें नहीं मिल पाई तो हमारे उन बच्चों को मिल जाए और उनके विकास के सारे अवसर उपलब्ध हो जाएं। इसलिए सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करना बहुत आवश्यक है। अगली बात, प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व का प्रकाशन। यह बाल मन में बैठा देना चाहिए कि हम दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर टिका हुआ है और इसलिए हम प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति हमसे प्रेम करेगी, वह हमारी रक्षा करेगी, हमें भी उसकी रक्षा करनी ही है। आइए अब विचार करते हैं विद्यार्थी पर, अधिगमार्थी पर या लर्नर पर, कि विद्यार्थी कैसा हो। गुरुवर बालक के व्यक्तित्व का आदर करते थे और उनसे ब्रह्मचर्य के नियमों का अनुपालन करने की आशा करते थे। यानी कि विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के नियमों का अनुपालन करे। उससे होगा क्या कि ब्रह्मचर्य हेतु मन, वचन, कर्म, शुद्धि व इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल देते थे। इससे बच्चे के मन में कोई भटकाव नहीं होगा, और जब भटकाव नहीं होगा तब वह अपने चित्त को एकाग्र कर पाएगा, और एकाग्र कर पाएगा तो अधिक सीख पाएगा। बालक को शुचिता, आज्ञापालक, प्रकृति प्रेमी, सांसारिक व आध्यात्मिक ज्ञान पिपासु तथा जिज्ञासु होना चाहिए। यानी कि सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान में देखिए सामंजस्य बैठा दिया गुरु जी ने कि सांसारिक भी सीखे और आध्यात्मिक भी सीखे, और इनके ज्ञान के इसमें एक विशेष प्यास होनी चाहिए और जिज्ञासा भाव होना चाहिए, तब वह जो है उसको सीख पाएगा। श्रद्धालुता, विनम्रता, दयालुता व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए। ये रटे हुए सिद्धांत नहीं कि क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, है रट्टा नहीं है, बल्कि उसको व्यवहार में शामिल करना है। जब व्यवहार में शामिल हो जाएगा तब उसे हम एक सच्चा विद्यार्थी कहेंगे, ऐसा माना गुरुदेव ने। अब विचार करते हैं अनुशासन पर।
प्रकृति प्रेमी होने के साथ ये बालक की मूल प्रकृति से विशेष प्रेम करते थे और किसी भी प्रकार की दंड व्यवस्था के विरोधी थे। ये चाहते थे कि बालक पर अनुशासन थोपा न जाए, बल्कि स्व अनुशासन की भावना का विकास किया जाए। बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, अपने आप को अनुशासित करने का प्रयास करे, इस तरह के भाव हम उसमें पैदा कर दें। अनुशासन व्यवस्थापन हेतु साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामूहिक खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए। इन्हें प्रोत्साहित अगर हम करेंगे, सामूहिक खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा, तब होगा क्या कि उसमें एक टीम भावना आएगी, सबके साथ मिलकर के काम करने की भावना का विकास होगा और इसके लिए एक विशिष्ट अनुशासन अपने आप पैदा हो जाएगा कि सबके दायित्व है, सबके मिले जुले दायित्व से ही कोई कार्य पूर्ण होता है और इससे अनुशासन की विशिष्ट स्व अनुशासन वाली भावना का विकास हो जाएगा, ऐसा गुरुजी कहते थे। टैगोर के शिक्षा संबंधी अन्य विचार, अदर एजुकेशनल व्यूज ऑफ टैगोर। आइए हम इस पर विचार करते हैं। वो जो विचार हैं शिक्षा पर, पाठ्यक्रम पर, शिक्षक पर, विद्यार्थी पर, अनुशासन पर, वह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ जब तक हम समूचे पर दृष्टिपात नहीं करेंगे तब तक शिक्षा संबंधी सही दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने कौन कौन सी और बातों को शामिल किया है, आइए हम उस पर विचार करते हैं। पहली बात है जन शिक्षा, मास एजुकेशन। ये कहना है कि भारत में निर्धनता है, गरीबी है और इसकी वजह से सभी लोग जो है शिक्षा से नहीं जुड़ पाए। अगर उस समय उन्हें अवसर नहीं मिल पाया तो बाद में अवसर प्रदान कर दो। ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि जन शिक्षा की व्यवस्था हो सके, शिक्षा सब तक पहुंच सके और इसके लिए आवश्यक है कि इसको निःशुल्क बनाया जाए और ग्रामीणों की, प्रौढ़ों की, जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। दूसरी बात ये कहते हैं स्त्री शिक्षा। ये कहते हैं कि स्त्री शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, वीमेन एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ी खाई है पुरुष और स्त्री के बीच में। इसलिए इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्त्री शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया और ये कहा कि दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए कि लिंग के आधार पर किस तरह का भेद किया जाए, दोनों को समान शिक्षा प्रदान की जाए और इससे किसी भी समाज का विकास संभव होगा। आइए अब विचार करते हैं हम धार्मिक शिक्षा पर। ये कहते हैं कि धर्म को असीम के प्रति तीव्र इच्छा तथा असीम को आनंदमय अनुभूति मानते थे गुरुदेव और इसीलिए यह कहते थे कि धर्म, पूरा आनंद, सच्चा आनंद तभी मिल पाएगा जबकि हम धर्म की शिक्षा देंगे। धर्म को धारण करने से दिशा मिलती है और वह दिशा सही दिशा होती है, इसलिए धार्मिक शिक्षा अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। इससे बच्चे के मस्तिष्क में एक विशिष्ट श्रद्धा का जन्म हो जाता है और फिर किंतु परंतु की भावनाएं खत्म हो जाती हैं। वह सीधे सीधे अपने आप को विशिष्ट बना लेता है, उसका व्यक्तित्व परिमार्जित हो जाता है। अगली बात ये कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। भारत में अधिकांश जनता जो है वो लघु कुटीर उद्योगों द्वारा आजीविका का उपार्जन करती थी उस काल में और कहते थे कि इसको ही सिखाया जाए और जब हम शिक्षा के साथ साथ किसी तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग दे देंगे तो अंत में विद्यार्थी किसी कार्य को करेगा और जब वह कार्य करता रहेगा तो उसमें वह स्पेशलिस्ट बन जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था अवश्य की जाए। अगली बात, राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षा। वही सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात है कि अंततः हमें विश्व बंधुत्व की ओर बढ़ना है, इसलिए एजुकेशन फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इस पर हमें काम करना चाहिए। किस तरह से राष्ट्रीयता का विकास हो, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हो, किस तरह से ऐसा अवबोध हो कि बालक अपने आप को न तो तुच्छ समझे और न विशिष्ट समझे, वह समझे कि हम एक आवश्यक कड़ी हैं जिससे कि अंततः विश्व के कल्याण की भावना विकसित हो। अगली बात है शिक्षा में स्वतंत्रता, मास एजुकेशन। ये कहते हैं कि हमें बंधनों से युक्त नहीं करनी है व्यवस्था, बल्कि अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो वह भी इस तरह की बात रख सकता है जिससे कि हम शिक्षा में ऐसा परिमार्जन कर सकें जो आने वाले बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे या उनके विकास में योग करे। तो उक्त आधार पर निर्वाध रूप से यह माना जा सकता है कि शिक्षा शास्त्री के रूप में शिक्षा को यथोचित स्थान तक पहुंचाने का मार्ग गुरुवर ने प्रशस्त किया कि
शिक्षा का स्थान कौन सा हो वह इन्होंने तय कर दिया कि इसके बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होगा और सही या विकसित स्थान तक प्राप्त करने के लिए हमें इसका माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना ही होगा। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, शिक्षार्थी, अनुशासन के संबंध में अमूल्य विचार देने के साथ व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा व विश्व बंधुत्व हेतु जो निर्देश दिए वे उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाते हैं। यानी कि वो कालातीत नहीं हुए, बल्कि आज भी उनके विचार जो हैं वो प्रासंगिक हैं। इसीलिए एच.बी. मुखर्जी ने कहा कि टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट ऑफ एजुकेशनल रेनेसेंस इन मॉडर्न इंडिया। He waged a ceaseless battle to uphold the highest educational idea before the country and conducted educational experiments at his own institutions, which made them living symbols of what an ideal should be. टैगोर वर्तमान भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। उन्होंने देश के सम्मुख शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों की स्थापना करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने अपनी शैक्षिक संस्थाओं में ऐसे शैक्षिक प्रयोग किए जिन्होंने उन्हें आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया। आप ये समझिए, उन्होंने जो कुछ भी किया वो आज हमारे लिए अनुकरणीय तो है ही, लेकिन वो प्रयोग इस तरह के प्रयोग थे जिससे कि परिणाम वही आए जो कि उनके द्वारा सोचे गए थे। थैंक यू, धन्यवाद।